स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अबाउट द चैप्टर नंबर 13। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करके और नेक्स्ट चैप्टर में जिस ब्रांच की तरफ हम स्टडी करें, जो ब्रांच वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा, यानी हमने चार्जेस को स्टेट यानी रेस्ट स्टैटिक यानी रेस्ट पोजीशन पे रखा और हमने डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ी कि हमारी डेली लाइफ में स्टैटिक चार्जेस क्या काम अदा कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक यानी चार्जेस को मोशन में स्टडी करेंगे। ब्रांच आपकी कौन सी है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, यानी ब्रांच इसकी वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाती है। हमारे पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होगा और हमें पता है जब चार्जेस मूव करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव चार्जेस हों, तो इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आप 10th क्लास की फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है। इसका मतलब चार्जेस की मोशन में इलेक्ट्रिक करंट आ गया और हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपने इलेक्ट्रिक करंट को दो तरह देखा हुआ है, एक डीसी करंट होता है और एक एसी करंट होता है। ठीक है। लेकिन इससे पहले बात करें कि चार्जेस मूव जब करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होगा तो चार्जेस मूव कैसे करेंगे। होता यह है कि जब चार्जेस की मोशन होती है तो उनकी दो तरह की वेलोसिटी होती है। एक चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं और एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करते हैं। हम जब वर्ड यूज़ करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और हम ये ब्रांच जो स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। लेकिन अगर चार्जेस वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करें तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी वजह से हम कौन सी ब्रांच की तरफ आते हैं? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ। उसके अंदर मैग्नेट भी शामिल हो जाता है और ये हमारा चैप्टर नंबर 14 होगा। अभी हमने क्या किया? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरफ आ गए और डायनेमिक्स से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जाएंगे। हमारा ये टॉपिक क्या है? हमारा ये चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसके अंदर हमारे चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करेंगे? मूव करेंगे और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे। हम इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा कि दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दे आर डीसी करंट और एसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अब डायरेक्ट करंट कौन सा होता है? ये वो करंट होता है जो आपकी बैटरी और सेल से प्रोड्यूस होता है। ये ना तो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और कॉन्स्टेंटली मूव आ रहा होता है। ठीक है। ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। डीसी करंट आपकी बैटरी और सेल बेस्ट एग्जांपल है। और जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो इसकी शेप कुछ इस तरह होती है, साइनोसाइडिकल, और ये हर पॉइंट अपनी डायरेक्शन को हाफ टाइम पीरियड के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। और ये करंट कहाँ होता है? ये हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है। तो जब वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट, हम कहते हैं रेट मतलब टाइम ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, टाइम के साथ चार्जेस का मूव करना करंट कहलाता है। अब ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, यानी नेट फ्लो, टोटल फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है। अब आपको ये भी पता है अगर चार्जेस हैं तो चार्जेस का यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है, हमने ये पढ़ा। और टाइम के साथ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो हमें पता है हाउ मेनी नंबर ऑफ चार्जेस इन वन कूलम, कितने नंबर ऑफ चार्जेस है कूलम में होंगे। ये पहले भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने ये फार्मूला लगाना है, Q इक्वल टू NE, एन निकालना है आपने। 1 कूलम चार्ज है 1/6 × 10⁻⁻19, कितने नंबर ऑफ चार्जेस? 6.25 × 10 के पावर 18 चार्जेस जो से एक कूलम चार्ज में प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रेजेंट होते हैं एक कूलम चार्ज में। ठीक है। अच्छा, हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की। जनरल डेफिनेशन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हम कहेंगे चार्जेस डेल्टा Q पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम डेल्टा T इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर जो सा है इसके अंदर आपको पता है खसूसियत होती है मेटलिक कंडक्टर, इट हैज़ अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब जब वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो वो किसी एरिया, स्मॉल एरिया में से गुजरेंगे। और जब स्मॉल एरिया में से गुजरेंगे, डेल्टा T में जितने चार्जेस इस टाइम में इसमें से गुजर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो कितना प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट I प्रोड्यूस करेंगे। समझ आ रही है? ठीक है। डेल्टा Q स्मॉल चार्जेस। इससे बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि मेटल कंडक्टर में से करंट कैसे फ्लो करता है और कैसे फ्लो नहीं करता। आगे चलते हैं, ज़रा सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, यानी डेल्टा स्मॉल चार्जेस फ्लो इन टाइम T सेकेंड में करंट प्रोड्यूस करें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था करंट को वो एम्पेयर था, तो एम्पेयर ने अपने नाम से बनाया करंट। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर एंड बट ऐसा यूनिट खोल के लिखेंगे। कूलम का चार्ज का कूलम है, टाइम का सेकंड है, तो 1 एम्पेयर है कूलम पर सेकेंड। हाउ वी कैन डिफाइन द 1 एम्पेयर? अच्छा, एक और चीज़, क्वांटिटी ये स्केलर है, स्केलर बाद में डिस्कस करते हैं, पहले 1 एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अच्छा, आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग के जो टॉपिक होंगे मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। अच्छा, 1 एम्पेयर क्या होता है? मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी आपने किसी फार्मूले के यूनिट को डिफाइन करना है तो आपने फार्मूले को सामने रखना है और उसको इस तरह करना है, द करंट विल बी 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होगा कब? जब कितना चार्ज? तब चार्ज कितना? 1 कूलम मूव करेगा किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। ठीक है। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा? 1 एम्पेयर। द करंट विल बी 1 एम्पेयर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन
1 सेकंड, यानी इतने से हिस्से में से अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है, टाइम आपने देखा 1 सेकंड, तो ये कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, 1 एम्पेयर। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया कि हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। अब नेगेटिव की वजह से हो रहा है, पॉजिटिव की वजह से हो रहा है, ये बाद में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्वांटिटी क्या है, स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और एम्पेयर इसका यूनिट है। एम्पेयर आपने अगर पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, तो बेसिक यूनिट में से, फंडामेंटल यूनिट में से एम्पेयर एक फंडामेंटल यूनिट है और एक क्वांटिटी स्केल है। लेकिन आपको होगी मैडम, हम तो कहते हैं करंट कभी राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, अप जा रहा है, तो हम तो करंट की डायरेक्शन को लेते हैं। तो हाउ यू कैन से दैट दिस करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखिएगा, जब हम कहते हैं ना करंट की डायरेक्शन है, तो हम एक्चुअली करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, हम चार्जेस की डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं। हम कहते हैं चार्जेस यहाँ से जा रहे हैं, तो चार्जेस मूव करें तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो करंट बस जाता है, खुद एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट की डायरेक्शन हम इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि हम एक्चुअली करंट के पीछे किसकी डायरेक्शन ले रहे होते हैं, चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन ले रहे थे, इसलिए हम करंट को उनकी डायरेक्शन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको इस तरह समझाऊँ, आप देखो जब वेक्टर क्वांटिटीज़ को प्लस करते हो तो क्या करते हो, आप वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी लिखते हो, मैग्नीट्यूड भी लेते हो। आप कहते हो कोई गाड़ी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लग रही है 5 न्यूटन, ठीक है, तो डायरेक्शन भी लेते हो ना, और एंगल भी लेते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लें, जैसे आपके यहाँ से एक 3 एम्पेयर करंट यहाँ आ रहा है, 2 एम्पेयर करंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो टोटल कितना बना, 3 + 2 5 एम्पेयर। लेकिन देखो यहाँ मैंने एंगल तो नहीं लिया किस एंगल में आ रहा है, ठीक है। इस तरह 3 एम्पेयर करंट यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पेयर करंट यहाँ आ रहा है, कितना बना 5 एम्पेयर। तो मैंने सिंपल एडिशन से इसको ऐड कर दिया, ठीक है। 3 + 2 कितना होता है 5, और आपको पता है आप स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल एडिशन से ऐड करते हो। तो जब करंट की वैल्यूज को ऐड किया जाता है तो हम उसमें एंगल कहीं भी यूज़ नहीं करते। अगर मैं एंगल यूज़ करती इसको प्लस करने में, तो उसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ मैंने सिंपल इसको कर दिया, मुझे नहीं पता करंट कौन कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, लेकिन मुझे इतना इंपॉर्टेंट था कि यहाँ 3 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, तो कितना टोटल बना करंट 5 एम्पेयर। तो 5 एम्पेयर करंट है, तो ये इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन, ये जो एरो आप शो कर रहे हो ना, ये डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन ये किस चीज़ की डायरेक्शन है, ये करंट के पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव कर रहे हैं, ये उनकी डायरेक्शन है। तो इसलिए हम लोग समटाइम करंट की डायरेक्शन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये चार्जेस की डायरेक्शन होती है। तो करंट बजाते खुद क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। तो ये आपकी करंट की सारी क्लैरिफिकेशन आ गया, मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, करंट फ्लो कैसे करता है, ठीक है, और कैसे किया जाता है। इसके लिए हम थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ में एक रोड है, ठीक है, और आप रोड को आपने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से आपने हीटअप करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये हीट यहाँ से फ्लो करती हुई आपके हाथ की तरफ आ जाएगी, यानी एक एंड इसका हीटअप हो जाएगा, एक एंड कूल होगा। तो हीट यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी, फ्लो करेगी, हीटिंग बॉडी से कूल बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। तो आप कहोगे हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हीट तो फ्लो नहीं करेगी ना, दोनों एंड्स गर्म हो गए तो हीट तो फ्लो नहीं करेंगी। आपका एक हाथ में, आपने एक एंड को हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरे एंड को हीटअप कर रहे हैं, तो हीट फ्लो करिए ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इस तरह आपके पास वाटर है, वाटर आपने एक टैंक लिया, एक एरिया बड़ा है, एक एरिया कम है, तो आपका जहाँ एरिया ज़्यादा है वहाँ प्रेशर आपका क्या हो रहा है, कम है, और जहाँ एरिया कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन प्रेशर और फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है। तो वाटर कैसे फ्लो करेगा, वाटर हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब वाटर फ्लो टू द प्रेशर डिफरेंस। इस तरह जब हम करंट को कहीं से मूव करवाते हैं या चार्जेस को मूव करवाते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि चार्जेस कैसे मूव करें। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ करते हैं कि चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहा है कैसे, चार्जेस आर फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा होता है, दे आर क्रिएटिंग द बैटरीज या सेल, ठीक है, ये बैटरी और सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर होते हैं। सो इसे एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले तरह कंडक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट हर चीज़ में से पास हो रहा है, आयरन में से, मेटल में से, कंडक्टर में से, ठीक है। तो हर किसी लिक्विड में से भी करंट पास हो जाता है, वाटर में से भी करंट पास होता है। लेकिन हमें देखना है कि इन डिफरेंट चीज़ों के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से चार्जेस हैं जो करंट प्रोड्यूस करें। तो मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर या लिक्विड के अंदर, ठीक है, ये किसी सेल या बैटरी के अंदर वो चार्जेस जो करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको चार्ज कैरियर्स कहा जाता है। आपकी बुक से मैं ले रही हूँ, देखिए, charge carrier, the electric current is due to the flow of charge particles. These charge particles are the charge carriers, इनको charge carriers कहा जाता है। तो यहाँ हम डिफरेंट एग्जांपल्स लें कि इन सब में से करंट कैसे फ्लो हो रहा है। मेटल जिसे आप कंडक्टर बोलते हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है। इनके अंदर जो चार्जेस करंट प्रोड्यूस करते हैं इनको चार्ज कैरियर्स बोल रहे हो, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम मेटल की खसूसियत में पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो ये फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो उनसी होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, करंट प्रोड्यूस करती है। तो ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, हमारा सारा फोकस इस मेटल्स की तरफ होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिक्विड
जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास हो सकती है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी एप्लीकेशन को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। आपने 10th क्लास की फिजिक्स में एग्जाम्पल दिया होगा, आपके पास एक बीकर में सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, आपने 2 इलेक्ट्रोड्स रखे, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हुए, कॉपर और सल्फेट में जो कॉपर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, याद है आप लोगों को, ठीक है। और आइंस में कन्वर्ट हो गई, कॉपर आयन और सल्फर आयन। तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा? आइंस, कॉपर और सल्फेट। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया रोड्स को, तो जिसका सोल्यूशन था वो आइंस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो रहा है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर्स को कौन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, ठीक है। गैसेस में आपके पास कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आइंस होते हैं। और सेमीकंडक्टर आपने फिर 10th क्लास में पढ़ा होगा, हम इस चैप्टर नंबर 18 में भी पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। इसको हम बाद में भी डिटेल में चैप्टर नंबर 18 में क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक जो सा होगा वो मेटल्स की तरफ होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन भी लिखी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रीली जो मूव कर रहे होते हैं मेटल कंडक्टर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब करंट की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब करंट डायरेक्शन जैसे कि मैंने कहा है एक स्केलर क्वांटिटी, यहाँ करंट की डायरेक्शन लिखी हुई है। फिर वही बात, यहाँ करंट की डायरेक्शन एक्चुअली चार्जेस की डायरेक्शन लिखी हुई है। चार्ज की डायरेक्शन होती है तो इन टर्म हम करंट की डायरेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले ज़रा हम लोग करंट की डायरेक्शन से पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं बार बार बात कर रही हूँ कि आपके जो एक कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो करंट तो प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है और मैंने इस बॉल पेन को उठा लिया है, तो अगर अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करें तो मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा, ठीक है। इसकी पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर है, इसके अंदर हमने ये भी बात की थी इनसाइड द कंडक्टर ई क्या होती है? 0। इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसको ऐसे देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्जेस जो उनसे होते हैं अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली। और इनकी हर किसी की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। समझ आ रही है? अब ये इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसिल, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? कैंसिल। अगर 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कैंसिलेशन की वजह से आपके पास जो एक कंडक्टर होता है वो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे होते हैं लेकिन दे कांट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन तो होती है, इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे होते हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की ताकत नहीं रखते। जैसे ये देखें, ये कंडक्टर है, मैं इसके साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं की, इलेक्ट्रॉन फ्रीली बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन मोशन की होती है तो थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी जो हमारे पास बाहर रूम का टेम्परेचर है वो हीटअप करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन स्टार्ट होती है, बहुत तेज़ से मूव कर रहे होते हैं। बट लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, रैंडम डायरेक्शन के होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, कैंसिल की वजह से इसमें करंट क्या होता है? 0। तो एक मेटलिक कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होता। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर क्या होता है? अब फिर आपने, अगर आपको याद है चैप्टर नंबर 12 में हमने कहा कि अगर किसी कंडक्टर को, जैसे आपने कैपेसिटर की प्लेट्स को कहा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर रख दें तो फिर उसके अंदर हम क्या होता है, क्या उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है? अगर होता है तो कैसा होता है? चार्जेस के साथ क्या होता है? ठीक है। अब थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आती हूँ।